Hello students, welcome back to resolution study point. Today we are going to discuss Fry's rearrangement. In previous lectures we have discussed Guterman-Koch reaction, Hoban-Hosch reaction, Reamer-Tiemann reaction and Willsmere-Hack reaction. In this video lecture we are going to discuss what is Fry's rearrangement and what is its mechanism. So Fry's rearrangement है क्या? Fry's rearrangement is the rearrangement of phenolic ester into ortho-para hydroxy ketone. फिनोलिक एस्टर की रीअरेंजमेंट है फ्राइज रीअरेंजमेंट, और किसमें रीअरेंज होता है? फिनोलिक एस्टर ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स में. ओके, और ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है ऑन हीटिंग विद ए फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट. कंडीशन क्या है? फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हीट करना पड़ता है, और यहाँ पर भी लुईस एसिड आपको लेना पड़ता है लाइक AlCl3. अब देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट है क्या. रिएक्शन देखते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट की. तो रिएक्शन है आपके पास, ये आपकी बेंजीन है, सॉरी ये फिनोलिक एस्टर है. इस फिनोलिक एस्टर की जब आप रिएक्शन करते हो लुईस एसिड के साथ और इसको हीट कर देते हो तो यहाँ पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो होंगे आपके ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स. इस रिएक्शन का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट. ओके, फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है? फिनोलिक एस्टर हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट होता है, ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे. कंडीशन आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट वाली रहती है, AlCl3 लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में रिएक्शन कंडीशन में आपको हीटिंग भी करनी पड़ती है. नाउ एट लो temperature this reaction favors पैरा आइसोमर. अगर टेम्परेचर लो है मीन्स अप टू 60 डिग्री या उससे कम है, 60 डिग्री या उससे कम है तो आपको पैरा आइसोमर मेजर मिलेगा, डोमिनेटिंग मिलेगा. और अगर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में क्या होगा? ऑर्थो आइसोमर विल बी formed as a major product. ऑर्थो कब मेजर मिलेगा? हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे पैरा आइसोमर आपको एज ए मेजर कंपाउंड मिलेगा. अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो फ्राइज रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म अभी तक कम्प्लीटली बिल्कुल सर्टेनली हम नहीं कह सकते कि ये वाला मैकेनिज्म होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसका कंप्लीट इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कम्प्लीटली इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म है, और कुछ मानते हैं कि ये कुछ इंटरमोलिकुलर है और कुछ इंट्रामोलिकुलर है, पार्शियल है. ओके, तो हम दोनों ही मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म. इंटर और इंट्रा का मतलब तो आप लोग समझते होंगे ना. इंटर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में और इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. तो हम इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म को देख लेते हैं. इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म के लिए फर्स्टली आपको लेना आपका फिनोलिक एस्टर है. जो आपका फिनोलिक एस्टर है ये रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी. और अब यहाँ पर आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कोऑर्डिनेशन करेगा एल्यूमिनियम के साथ, और जब ये एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसे एल्यूमिनियम के तो ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट स्टेप में चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं है, फर्दर ब्रेक करेंगे, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आपको नया कंपाउंड मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप से होगा. एल्यूमिनियम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, साथ में आपको मिलेगा केटायन RCO पॉजिटिव. अब जो ये आपका केटायन है, इस केटायन के ऊपर ये डबल बॉन्ड का अटैक दिखा देंगे,
जैसे ये डबल बॉन्ड इस कैटायन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये तो आपके बॉन्ड पहले से चल रहे थे, ये हाइड्रोजन है और ये आपका आ जाएगा कार्बन COR। अब देखिए ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो यूज हुआ है यहाँ पर, इसने ये दे दिया तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है इसके ऊपर। ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पर देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से प्रोटॉन को लॉस करवाएंगे और डबल बॉन्ड को दोबारा से अपनी ऑक्सीजन के पास सेंड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो बेंजीन है ये एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करेगी, COR ग्रुप यहाँ पर आ गया है आपका, और ये रहेगा AlCl3, Cl2 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन निकल जाएगा। अगले स्टेप में हम अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये एल्यूमिनियम बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मेटल बॉन्ड है ये हाइड्रोलिसिस से निकल जाता है, और यहाँ पर आपको मिलेगा फिनोल और ये आपका हो जाएगा COR। तो ये आपका इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या हुआ कि इंटरमोलिकुलर मीन्स पहले बॉन्ड ब्रेक कर गया कम्प्लीटली और उसके बाद इसने अटैक दिखाया है। तो ये है इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट का। अगर फ्राइज रीअरेंजमेंट में इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म होता है तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है फोटोफ्राइज। इंट्रामोलिकुलर है तो नाम क्या हो जाएगा, फोटोफ्राइज, क्योंकि उस वाली रिएक्शन को हमने हीट किया था और इसके लिए हमें फोटॉन्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ती है। अब देखिए फोटोन की प्रेजेंस में कभी भी अगर रिएक्शन आप कराते हो तो आपको पता है कि रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, और जो रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है वो कैसे बना होगा भाई, जब आपने फोटोन दिया होगा, इसलिए रिएक्शन का नाम है फोटोफ्राइज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा और COR का रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेडिकल बना है ये अनस्टेबल है, ये रेडिकल ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन होकर के ये आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये आएगा COR। अब देखिए ये वाली रिएक्शन में ऐसे आप पैरा प्रोडक्ट भी बना लोगे। पैरा कैसे बनाओगे, पैरा यहाँ से दिखा दोगे बॉन्डिंग। फिर क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पर ये प्रोटॉन लॉस होगा और ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था ये प्रोटॉन लेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तब और बना लेगा फिनोल। तो ये हो गया आपका फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट। ऐसे ही आप पैरा प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो क्योंकि पैरा और ऑर्थो दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर भी मिलते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर में हमने देखा रेडिकल प्रोसेस होती है, इंटर में हमने देखा आयनिक प्रोसेस होती है। तो ये दो सर्टेन मैकेनिज्म हैं, अनसर्टेन मैकेनिज्म है कि इंट्रा भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है। और ये हमारी रिएक्शन का नाम क्या था, फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें हमने फोटोफ्राइज को डिस्कस किया। फोटोफ्राइज फोटोन की प्रेजेंस में होती है जो कि इंट्रामोलिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। ओके।